कनाडा में आने के बाद आप किस तरीके से जॉब ढूंढ सकते हो। तो रेफरेंस से जॉब फिर हो भी जाती है, बैंक में भी नौकरी करते हैं, वो बंदे को वहीं पे फुल टाइम जॉब लग जाती है। कैशियर का उन लोगों को भी अगर 2 साल तक टिके रहते हैं वो लोग वहाँ पे, तो उनको सुपरवाइजर बना देते हैं मैन। लेकिन फिर आईटी फील्ड में ही कंटिन्यू करना, पीआर के चक्कर में, एलएमआई के चक्कर में, किसी सबवे या फिर कोई गेस्ट, मेरे हिसाब से पीआर आपको हर जगह मिल जाए। अब बात करते हैं कि कौन यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकता है। कट कुटा के आपके हाथ में 2200-2300। दोस्तों कनाडा में आने के बाद सबसे मेन जो हमारी टेंशन होती है वो ये होती है कि भाई जल्दी से जल्दी हमको पार्ट टाइम जॉब लग जाए, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ का लिविंग एक्सपेंस है वो भी निकलना चालू हो जाए और हमारी नेक्स्ट ईयर की फीस के लिए थोड़ी बहुत सेविंग्स भी होनी चालू हो जाए, ताकि हमको इंडिया से और पैसे ना मंगाने पड़े। अब आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि कनाडा में आने के बाद हमको जो पार्ट टाइम जॉब लगी उससे तो भाई हमने फीस भी निकाल ली, गाड़ी भी ले ली, आईफोन भी ले ली, घर में पैसे भी भेज दिए। और दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमको 6 महीने तक पार्ट टाइम जॉब ही नहीं मिली, जॉब मिलने के बाद भी हमारी फीस नहीं निकली, यहाँ के लिविंग एक्सपेंस तक हमारे नहीं निकले, जीआईसी हमको यूज करनी पड़ी। तो आज की वीडियो में जरा ट्राई करता हूँ मैं आपको समझाने का। सच क्या है, सबके लिए सच अलग अलग है, ठीक है, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि आप किस तरीके से एफर्ट करते हो, किस तरीके से सेविंग्स करते हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप कनाडा में पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हो, किस किस तरीके की पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और ओवरऑल आप पैसे कमा सकते हो। क्या आप फुल टाइम काम कर सकते हो, क्या आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि अभी एक नया जो रूल आया है उसमें कुछ बच्चे एलिजिबल है लेकिन कुछ बच्चे नहीं है। अब दोस्तों जो बच्चा आपको बोल रहा है ना कि मेरी नेक्स्ट ईयर की फीस नहीं निकली, वो भी सच बोल रहा है। और जो बच्चा बोल रहा है ना मेरी नेक्स्ट ईयर की फीस भी निकल गई और जो कनाडा में जो मेरी लाइफ थी बहुत ही आसानी से निकली, वो बच्चा भी सही बोल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेरी पहली पार्ट टाइम जॉब है जो मुझे कनाडा में आने के बाद लगी थी, वो कैसे लगी थी, तो पहली बात तो वो मुझे लगी ही नहीं थी क्योंकि मैंने ऊबर ईट्स की डिलीवरी करी थी चल के। मैं मॉन्ट्रियल में आया था तो मैंने ऊबर ईट्स की ऐप डाउनलोड कर ली थी, स्टडी परमिट, पासपोर्ट, फ़ोन नंबर, ये सारी की सारी डिटेल्स डाल दी थी और मेरा ऊबर ईट्स का अकाउंट एक्टिवेट करवा दिया था। अब ऊबर में आप 3 तरीके से डिलीवरी कर सकते हो खाने की, ठीक है। पहली होती चल के, जो मैंने आके स्टार्टिंग में करी थी। उसके बाद एक अपग्रेड लेवल होता है जिसमें आप साइकिल पे डिलीवरी कर सकते हो। अब कोई मैनुअल साइकिल पे करता है तो ज़्यादा कर नहीं पाता, कोई इलेक्ट्रिक साइकिल पे करता है वो ज़्यादा देर तक कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है फिर साइकिल, बॉडी तो थक जाती है। मैंने इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल पे भी डिलीवरी की थी, उसके बाद मैंने गाड़ी में भी डिलीवरी की थी और फिर मैंने फैक्ट्री में काम किया था, लेबर जॉब, वेयर हाउस में, ये सारा का सारा काम भी किया था। वॉलमार्ट जैसा ही एक स्टोर था, उसको प्रोविगो बोलते हैं मॉन्ट्रियल में, और टोरंटो में उसको लॉबलॉस बोलते हैं, वहाँ पे भी काम किया था नाइट फुलफिलमेंट एसोसिएट। मतलब डब्बे भरो, ग्रोसरी भरो, अगर कोई आटा खा रहा है तो रात को आके आटा भरो, तेल भरो, नमक भरो, तो वो सारा काम भी यहाँ पे आने के बाद मैंने किया था। तो अब मैं आप लोगों के साथ मेरी जो जॉब का डिस्कशन है वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कनाडा में जब आप स्टूडेंट वीज़ा में आते हो ना तो आपको यहाँ पे लेबर जॉब करनी पड़ती है। मैं मेंटली माइंड में प्रिपेयर था कि भाई मुझे करनी पड़ेगी और मैंने यहाँ पे आके करी भी थी, ठीक है। हाँ, झाड़ू पोछा ये सब नहीं मारा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट्स लोग को वैसा काम भी मिलता है तो वो लोग वैसा काम भी करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से यहाँ पे आने के बाद जॉब ढूंढते हो। तो अब जरा बात करते हैं कि कनाडा में आने के बाद आप किस तरीके से जॉब ढूंढ सकते हो। तो अब जो पहला ऑप्शन है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो है रेफरल का, रेफरेंस। कि आप कनाडा में आओगे, आप ऑलरेडी किसी दोस्त को जानते हो, किसी रिश्तेदार को जानते हो, वो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे हायरिंग हो रही है, यहाँ चले जा, यहाँ मैंने तेरी बात कर रखी है और तेरा जॉब हो जाएगा। और रेफरेंस से जॉब फिर हो भी जाती है। वो सबसे ईजी तरीका है, सबसे आसान तरीका है। लेकिन मेरे केस में वो तरीका मेरे पास नहीं था क्योंकि जब मैं कनाडा में आया था ना तो भाई अपने टोटली अलोन थे, कोई अपने पास गॉड फादर नहीं था, गॉड दोस्त कुछ भी नहीं था, ठीक है। खुद ही जो भी करना था खुद ही ढूंढना था। तो ऊबर ईट्स का दिमाग में आइडिया आया था कि भाई किसी से मांगना ही नहीं पड़ेगा, इनिशियली ऊबर ईट्स करेंगे, फिर स्लोली लोगों से जॉब का रेफरेंस ढूंढते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो यहाँ पे आने के बाद आप रेफरेंस बना सकते हो। जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने ऊबर ईट्स की डिलीवरी करी थी चल के, तो मैं आपको ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप भी करो, क्योंकि जब मैं आया था ना, जनवरी का टाइम था, विंटर्स था मॉन्ट्रियल में, मेरी वाट लग गई थी, इतनी ठंडी थी, लेकिन फिर भी करी थी मैंने। और भी लोग कर रहे थे तो उनको देख के मेरे को भी मोटिवेशन आ रहा था। लेकिन मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि भाई मत करना, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और उस टाइम पे तो कोविड का टाइम था, ऑर्डर आते थे, अभी तो सुनने को ये मिल रहा है कि ऑर्डर भी नहीं आते। तो वो सजेशन तो मैं आपको दूंगा नहीं क्या, लेकिन आप किस तरीके से रेफरेंस यहाँ पे बना सकते हो। तो बेसिकली जब मैं इंडिया से कनाडा में आया था तो हम लोग कुछ 3 या 4 जन एयरपोर्ट में फ्रेंड बन चुके थे, क्योंकि जब हम लोग एयरपोर्ट से यहाँ पे आ रहे होते हैं ना कनाडा में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी होंगे, तो फटाफट जाके उनसे दोस्ती कर लेने की, भाई तू कहाँ जा रहा है। तो मुझे मॉन्ट्रियल वाले फ्रेंड मिल गए थे, तो उन लोगों को मैंने वहीं पे फ्रेंड बना लिया था, नंबर शेयर कर लिया था। और फिर यहाँ आने के बाद जब मैं ऊबर ईट्स की डिलीवरी कर रहा था तब मैं उन लोगों को भी फ़ोन करता था, क्योंकि मेरा तो कोई दोस्त नहीं था लेकिन उनके दोस्त यहाँ पे थे, तो उनके दोस्तों ने उनको रेफरेंस से वेयर हाउस में, बियर फैक्ट्री में कुछ काम लगवाया था। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे भी लगवा दे, जरा ठंडी में चल के डिलीवरी करी नहीं जा रही है। तो इस तरीके से मैंने रेफरेंस बनाया था। मैं डायरेक्ट मेन पार्टी को नहीं जानता था जो जॉब देगा, लेकिन मैंने एयरपोर्ट में इन लोगों से फ्रेंडशिप कर ली थी जो कनाडा में आ रहे थे मेरे ही साथ मॉन्ट्रियल में, उनको जॉब लग गई थी, उनसे सेटिंग किया, बात करी, उन लोगों ने मुझे जॉब दिलवा दी। तो रेफरेंस का मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कनाडा में किसी को जानते नहीं हो तो आपको रेफरेंस में जॉब मिलेगी नहीं। यहाँ आने के बाद फटाफट रेफरेंस आप बना सकते हो अपना। फटाफट आओ, लोगों से बातें करो, जितना ज़्यादा बातें करोगे 2 चीज़ें नहीं जानने को मिलेगी, ठीक है। कोई आपकी मदद करेगा तो बहुत
अच्छी बात है। अगर कोई मदद नहीं करेगा तो किसी और को पकड़ो। जिस तरीके से इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट में मैंने इन लोगों से बात करी थी तो ये तो 3-4 लोग थे, लेकिन जब मैं कनाडा में आ गया था, जब मैंने बियर फैक्ट्री में काम चालू कर दिया था, तो वो वाला भी काम बहुत हार्ड था, फैक्ट्री का काम था, ठीक है, दिमाग ख़राब हो जाता था, लेबर जॉब था, बहुत ही टायरिंग जॉब था। तब फिर मैं क्या करता था, घूमने फिरने जब बाहर जाता था तो वहाँ पे भी लोगों से बातें करता था। वॉलमार्ट में अगर कोई ग्रोसरी खरीदने जाता था तो वहाँ पे भी लोगों से बातें करता था। अगर बाहर निकले हैं तो मेरा टारगेट ये होता था कि बाहर निकल के शॉपिंग नहीं करना है, तो बाहर निकल के बातें करनी, दोस्त बनाने हैं, रेफरेंस बनाना है। फिर एक बंदे से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, उसने मुझे बोला कि भाई ये पर्टिकुलर जगह पे एक बंदे की हायरिंग हो रही है कैशियर की जॉब के लिए, तो अगर तुझे करना है तो मैं जरा ओनर से बात कर लेता हूँ और वो तेरे को जॉब दे ही देगा। मैंने बोला भाई तो इतनी गारंटी से कैसे बोल रहा है कि मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। उसने बोला कि मैं पिछले 1.5 साल से इसी जगह पे कैशियर की जॉब कर रहा हूँ और अब फाइनली मुझे मैनीटोबा में मूव होना है PR के लिए। मैं मूव हो जाऊँगा और तू वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। तो भगवान का बंदा था, उससे अच्छी तरीके से बात करी, उसको लगा ये बंदा करेक्ट है, मेरे को भी उसकी बातों से लगा कि ये बंदा सही बोल रहा है। मैं अगले दिन पहुँचा और मैंने ओनर से बात करी और उसने बोला ठीक है आप यहाँ पे 1 हफ्ता काम करो, अगर हमको आपका काम अच्छा लगेगा तो ये जॉब आपकी हुई। 1 हफ्ता काम किया, फिर मुझे कैशियर की जॉब मिल गई। तो इस तरीके से भाई रेफरेंस बनते हैं। और जो दूसरा तरीका है जॉब लेने का, वो यहाँ पे बहुत सारे प्लाजा होते हैं। प्लाजा यानी कोई दुकानें होगी, 4 रास्ते होंगे, लुक्कड़ होंगे, ठीक, तो मॉल्स होंगे, ग्रोसरी स्टोर होगा, जो भी होगा वहाँ पे आप फिजिकली जा सकते हो। दिन का टारगेट बना सकते हो कि आज के दिन में ये वाले एरिया को टारगेट करूँगा, 50 रेज्यूमे लेके जाओ, एक जन को जाके बांटो। और बांटना भी है तो ऐसे नहीं बांटना है कि जाके अपने जैसे न्यूज़पेपर की डिलीवरी करते घर पे, वैसे डिलीवरी नहीं करनी है। जाना है, किसी बंदे से बात करनी है, अपने इंडियन बंदे को ढूंढना है, उसको बोलना है भाई हायरिंग मैनेजर कहाँ मिलेगा। अगर वो बोलता है हायरिंग मैनेजर अवेलेबल नहीं है, थोड़ी बहुत उससे बात करो, उसको बोलो कि आपको क्यों इस समय जॉब चाहिए, आप नए कनाडा में आए हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आपको नेक्स्ट ईयर की फीस निकालनी है, लिविंग एक्सपेंस में आपका टेंशन हो रहा है। थोड़ी बहुत उससे बातें करो, उसको सच्चाई से फेमिलियर कराओ, क्योंकि वो भी यहाँ पे आया था, कभी ना कभी स्टूडेंट वीज़ा पे आया होगा, तो उसको तुरंत ही रिलेट हो जाएगा कि भाई हाँ ये बंदा स्ट्रेस में है, इसकी जरा हेल्प करो। ये सब बात करने के बाद अगर रेज्यूमे अपना उसको दोगे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपका जो रेज्यूमे है हायरिंग मैनेजर तक जाएगा। नहीं तो वही लोग फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं, 50-100 बच्चे आते हैं दिन के। लेकिन इस तरीके से भी जॉब मिलती है, बहुत लोग को मिलती है। मेरा एक दोस्त था, गैस स्टेशन में गया था और वहाँ पे रेज्यूमे लेके गया था, वहाँ पे उस टाइम पे ऑन द स्पॉट हायरिंग हो रही थी। तो वहाँ मैनेजर ने उसको पूछा कि भाई तेरी अवेलेबिलिटी क्या है, उसने बोला मैं फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री हूँ। रिक्वायरमेंट भी फ्राइडे सैटरडे संडे की थी, उसको जॉब मिल गई। दूसरी बात, इसमें रेज्यूमे में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको कोई बहुत भयंकर स्किल डालनी होती है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में बेसिकली ये कोई वाइट कॉलर जॉब तो होती नहीं है IT की या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर फील्ड की, तो इसमें इतनी कोई स्किल विल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें यही रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अगर मुझे बंदा मंडे और ट्यूसडे को चाहिए और अगर आप मंडे और ट्यूसडे को फ्री हो, अब मुझे लग रहा है आपकी बात करने के स्टाइल से कि ये काम कर लेगा, ठीक है, तो आपको जॉब मिल जाती है। और इसलिए आपको ट्राई ये करना है कि एज सुन एज पॉसिबल घर से निकलना है, लोगों के पास जाना है, उनसे बातें करनी है, रेफरेंस बनाना है, सेकेंडरी अपना रेज्यूमे ला के हर रोज़ 30, 40, 50 दुकानों में जाके फिजिकली रेज्यूम बांटना है। और उसके साथ जब रात को थक हार के घर पे आ जाओगे तो इंडीड में, वॉलमार्ट की डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर, अमेजोन के करियर्स पे जाके वहाँ पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। अमेजोन का वेयर हाउस है, मैंने वहाँ पे भी मॉन्ट्रियल में जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे लग गई थी $19 का पे था, लेकिन फिर मैं वहाँ गया नहीं था, क्योंकि वेयर हाउस का काम थोड़ा थका देने वाला काम होता है। तो मुझे कैशियर की जॉब मिल चुकी थी, मैंने फिर वो वाला काम किया था। तो अब किस तरीके से काम ढूंढना है आपको मालूम पड़ ही गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बंदा जितनी ज़्यादा डोर को नॉक करेगा उसकी जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए एक बंदा है, एक स्टूडेंट है जो 10 जगह जा रहा है एवरीडे और 10 दुकानों में जाके अपना रेज्यूमे बांट रहा है, और एक बंदा है जो एवरीडे 50 या 100 दुकानों में जाके अपना रेज्यूमे बांट रहा है, ठीक है। तो अब कॉल आने की पॉसिबिलिटी, जॉब लगने की पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? उसी बंदे की ज़्यादा है जो 100 जगह जा रहा है, ठीक है, एवरीडे। यही गेम है यार, जितना ज़्यादा अपना नंबर फैलाओगे, जितना ज़्यादा अपना रेज्यूमे फैलाओगे, उतना ज़्यादा कॉल आने की जो पॉसिबिलिटी है, जॉब लगने की जो पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा है। बात करते हैं कौन सी तरीके की पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो। रेस्टोरेंट्स में जाके काम कर सकते हो, सबवे हो गया, मैकडी हो गया, पेट्रोल पंप पे यानी गैस स्टेशन में जाके काम कर सकते हो आप। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए आपने यहाँ पे आके गाड़ी ली है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आके गाड़ी ले ली थी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था कि कैशियर का काम भी सही है, लेकिन गाड़ी का काम तो सबसे सही है। इसमें अपने टाइम पे जाओ, अपने टाइम पे आओ, ऊबर करो, पैसे भी अच्छे बनते हैं, ठीक है, फ्रीडम रहती है। इसके अलावा अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अमेजोन के जो पार्सल इंडिया में हमारे पास जो घर में आते हैं ना, डिलीवरी बॉय लेके आता है, उसके डब्बों की भी आप डिलीवरी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आप व्हाइट कॉलर जॉब भी कर सकते हो। लोग बैंक में भी नौकरी करते हैं, किसी बच्चे का जिसका दिमाग अच्छा होता है, स्किल्स अच्छे होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया ना, वॉलमार्ट पे जाके बात करोगे तो फिर रेफरेंस में आपको वेयर हाउस जैसी जॉब मिलेगी। तो जो बच्चे लिंक्डइन में जाके अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, हायरिंग मैनेजर को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, तो वो लोग बैंक में भी नौकरी करते हैं, IT कंपनी में भी उनको नौकरी लग जाती है। लेकिन वो जो परसेंटेज होता है ना, वो 2 to 5% ही होते हैं बच्चे, बाकी 95% बच्चे लेबर जॉब ही करते हैं, वो भी एक रियलिटी है। प्लस यहाँ पे लोग डोर टू डोर भी जॉब करते हैं, जिस तरीके से अपने जो फ़ोन के प्लान होते हैं, बेल के, रॉजर्स के, राइट, इंटरनेट होता है, तो ये लोग डोर टू डोर उसमें जॉब करते हैं। अलग अलग कंपनी होती है, जैसे OSL होती है, तो बेल के प्रोडक्ट बेचती है, तो ये लोग कपड़े वपड़े पहन के एकदम बेल के डोर नॉक करते हैं कि सर आपको बेल का कोई प्रोडक्ट चाहिए, वाईफाई चाहिए, ये स्कीम है,
ये स्कीम है, तो ये सेल्स की जॉब है, इसमें आपको मिनिमम वेज भी मिलेगी, प्लस इसमें आपकी सेल्स की जो स्किल है वो भी रेज्यूमे में बढ़ती रहेगी, और प्लस अगर आप सेल करोगे तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। और हर एक जॉब में कोई ना कोई स्कोप होता है। जिस तरीके से जो बंदा डोर टू डोर में नौकरी करता है, जो बेल का फाइडो का प्लान बेचता है मोबाइल का, जब उसका वर्क परमिट का टाइम आता है तो वो बंदे को वहीं पे फुल टाइम जॉब लग जाती है, उसकी फील्ड की नौकरी की, ठीक है, पोजीशन बढ़ जाती है। अब जो बंदा गैस स्टेशन में काम करता है कैशियर का, उन लोगों को भी अगर 2 साल तक टिके रहते हैं वो लोग वहाँ पे, तो उनको सुपरवाइजर बना देते हैं, मैनेजर बना देते हैं, प्लस कभी कभार उनको LMIA भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे अगर आप मान लीजिए अगर आप IT के फील्ड के हो, आप IT की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप भले वेयर हाउस में काम करो, लेकिन फिर IT फील्ड में ही कंटिन्यू करना। PR के चक्कर में, LMIA के चक्कर में किसी सबवे या फिर कोई गैस स्टेशन में काम करना मत चालू कर देना, क्योंकि PR तो आपको मिल जाएगा, वो एक शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो एक अच्छा करियर है फिर आप उससे हाथ धो बैठ सकते हो। तो मेरे हिसाब से PR आपको हर जगह मिल जाएगा, लेबर जॉब करके भी मिल जाएगा, LMIA वाली जॉब करके भी मिल जाएगा, अपनी फील्ड की जॉब करके भी मिल जाएगा। हो सकता है 6 महीना 8 महीना आगे पीछे हो सकता है आपको टोरंटो में ना मिले तो PNP प्रोविंस में जाके लेना पड़े, लेकिन अच्छा काम करके लेना, अपनी फील्ड जॉब को करके लेना, क्योंकि PR आने के बाद करियर बनाना चालू करोगे तो बहुत लेट हो जाओगे। अब बात करते हैं कि कौन यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकता है। बेसिकली अगर आप ऑफ कैंपस काम करते हो तो आप 20 ही घंटे काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑन कैंपस काम करते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं सेनेका कॉलेज में था, तो अगर मेरे को सेनेका कॉलेज में ही जिम में, लाइब्रेरी में अगर मुझे जॉब लगती है, ठीक है, तो फिर मैं फुल टाइम भी काम कर सकता हूँ। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कॉलेज चुनो तो कॉलेज ऐसा चुनो जिसका जो कैंपस है बड़ा है, नहीं तो अगर कैंपस ही बड़ा नहीं होगा तो वहाँ पे आपको जॉब मिलने ही नहीं वाली है। और अब बात करते हैं नया जो रूल आया था December 7 को, वो क्या है। तो December 7 को गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि जिन भी बच्चों ने December 7 या December 7 से पहले अगर अपनी स्टडी वीज़ा की फाइल लगा दी है तो वो लोग यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं कि आप कितने पैसे यहाँ पे कमा सकते हो। तो बेसिकली अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो मिनिमम वेज जो टोरंटो का है वो है 15.50। 20 घंटे काम करते हो तो कट कुटा के $1100 आपके हाथ में आएंगे। अभी के केस में अगर आप फुल टाइम काम करते हो तो कट कुटा के आपके हाथ में 2200 2300 इतने डॉलर्स आएंगे, ठीक है। फीस आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। मेरी तो फीस निकली थी। फैक्टर यही है जिस तरीके से मैंने आते ही यहाँ पे काम चालू कर दिया था। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि भाई जाते ही टारगेट है कि फीस खुद से ही निकालनी है, घर वालों से नहीं मंगानी है, तो फिर जो काम मिले, जैसा काम मिले चालू कर दो, ठीक है। शर्म मत करो, क्योंकि लास्ट में तो सब अच्छा ही होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में होने वाली है। तो स्टार्टिंग में अगर अच्छी जॉब के चक्कर में बैठे रहोगे तो फिर इंडिया से फीस मंगानी पड़ सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में आते ही काम करना चालू कर दोगे, अपने स्टार्टिंग के 5-6 महीने बिना जॉब के अगर नहीं बैठोगे तो फिर फीस भरने में काफ़ी आसानी हो सकती है। मेरी जो फीस थी ना वो थी $15,500 नेक्स्ट ईयर की, तो मैंने डिवाइड कर दिया था 15,500 को 52 वीक से। साल में 52 वीक्स होते हैं, तो मुझे एक अमाउंट आई थी कि हर वीक मुझे इतना जमा करना है। अब हर वीक उतना जमा नहीं होता था, क्योंकि जब मैं पार्ट टाइम जॉब करता था ना तब मुझे इतने पैसे बनते ही नहीं थे जो मैं उतना जमा करूँ। लेकिन आपको छुट्टियां भी मिलती है, ठीक है, साल में 3-4 महीने की। तो जब आपको छुट्टियां मिलती है तब आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो मैंने भाई इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया था। मैं डिटेल में आपको नहीं समझा सकता, लेकिन आपकी जितनी भी फीस हो, 15,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, आप उसको डिवाइड करो और फिर पहले से ही स्टडी करो आपको हर हफ्ते कितने पैसे जमा करने हैं, कितने पैसे सेव करने हैं। अब आपकी छुट्टियां होगी तो आपको कितने जमा करने हैं, अब आपकी छुट्टियां नहीं होगी तब आपको कितने पैसे जमा करने हैं। और अगर आप फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल हो तो फिर आपके बल्ले बल्ले है। तो बेसिकली मेन आइडिया यही होता है फीस निकालने का। अगर आपके पास प्लान है ना उस पर चलोगे, और अगर प्लान नहीं है तो नहीं चलोगे, फिर लास्ट में 1 साल बाद फीस नहीं निकलेगी। दूसरी बात, जब हमको फीस भरनी होती है तो ऐसा नहीं होता है कि इस तरीके से इंडिया में तो हम पूरे साल की फीस एक साथ भर के आते हैं इंडिया से, और GIC भी भर के आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद आप सेकंड ईयर की फीस भरते हो तो आपको पूरे साल की फीस भरनी नहीं होती है। आपको पहले 3rd सेमेस्टर की भरनी होती है, फिर 3rd सेमेस्टर कंटिन्यू करो, फिर छुट्टियाँ आएगी, फिर 4th सेमेस्टर की भरनी होती है। तो आपके पास इनफ टाइम होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आने के बाद फीस निकालते हैं, मैंने भी निकाली थी, आप भी निकाल सकते हो अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करी जॉब मिल जाने के बाद तो। क्योंकि अगर जॉब ही नहीं मिली तो फिर कैलकुलेशन किसी काम का ही नहीं है। अब एक्सपेंसेस किस तरीके के होते हैं, यहाँ पे आने के बाद बच्चे देखा देखी में आईफोन ले लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं लोन पे, तो फिर उनको हर महीने EMI भरना पड़ेगा। अब अगर EMI भरेंगे तो भाई किस तरीके से फीस निकलेगी। यहाँ के लोग अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेते, शॉपिंग करने चले जाते, घूमने फिरने चले जाते, टीम की कॉफ़ी या रोज़ दिन में 2-2 3-3 पियेंगे, तो भाई किस तरीके से आपकी फ़ीस निकलेगी। इस तरीके से आपको पता है ऑलरेडी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फालतू है, क्या वेस्ट है, व्हाट इज़ गुड एक्सपेंस, व्हाट इज़ बैड एक्सपेंस। तो अगर आपका गुड एक्सपेंस करोगे ना तो इतना पैसा आपका खर्चा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली फ़ीस निकालने के लिए आपकी सेविंग्स हो जाएगी 1 साल बाद। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और लास्ट में मैं आपको यही चीज़ बोलने वाला हूँ कि स्टार्टिंग में अगर एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आओगे तो बहुत सारी टेंशन होगी, जो जाहिर सी बातें होनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, डे 1 से काम करना है और प्लान बना के आप कोई भी गोल है ना उसको अचीव कर सकते हो। वी हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो इंडिया से थोड़ी बहुत प्लानिंग करके आना कि अगर जॉब नहीं मिली तो किस तरीके से नेक्स्ट ईयर की फीस का सेटिंग कर सकते हो, किस तरीके से लिविंग एक्सपेंस का सेटिंग कर सकते हो। क्योंकि भाई जो लॉन्ग टर्म होता है ना, लॉन्ग टर्म में अगर आपके इरादे सही है, आप मेहनती हो,
आप ईमानदार हो, आपकी गोल प्रॉपर है, आपकी प्लानिंग प्रॉपर है, तो लॉन्ग टर्म में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। लेकिन शॉर्टकट्स मारोगे, बिना प्लानिंग के काम करोगे, फालतू के खर्चे करोगे, पता ही नहीं है बैंक में कितने आ रहे कितने जा रहे हैं, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो भाई पक्की बात है लॉन्ग टर्म में तो वाट लगने ही वाली है, लेकिन भाई शॉर्ट टर्म में भी वाट लगेगी। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कोई भी तरीके का क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करो, और इस चैनल को खास करके सब्सक्राइब करो। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाके भी फॉलो करो, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी मैं रील्स बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ आपको मोटिवेट करूँ। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, फॉलो करोगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा आपको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तब आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस।